आज हम 1999 के कारगिल संघर्ष के उस दौर में चल रहे हैं जब फैसले सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि दिल्ली के बंद कमरों में लिए जा रहे थे। हमारे हाथ लगे हैं उस समय के सेना प्रमुख की किताब कमांडिंग कारगिल के कुछ हिस्से जो हमें सीधे उन बैठकों में ले जाते हैं। और ये हिस्से हमें एक बहुत बड़ी उलझन के केंद्र में खड़ा कर देते हैं। एक तरफ पाकिस्तानी घुसपैठ की हकीकत थी और दूसरी तरफ भारत सरकार का एक बेहद सख्त निर्देश कि कुछ भी हो जाए नियंत्रण रेखा यानी LOC को पार नहीं करना है। हमें यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय सैन्य नेतृत्व ने इस लगभग नामुमकिन से शर्त के साथ इस संकट से कैसे निपटे वो लोग। सही कहा, ये तो किसी के हाथ बांधकर उसे लड़ने के लिए कहने जैसा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि जब आपके हाथ बंधे हों तब जंग जीती कैसे जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक अजीब सी धुंधलके में। जंग 6 छिक्ल की सैनिक लड़ रहे थे लेकिन देश को ठीक से पता नहीं था कि हो क्या रहा है। 23 जून 1999 को एक पत्रकार ने सेना प्रमुख से सीधा सवाल पूछा, क्या हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में हैं? अच्छा। उनका जवाब आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा, शब्दों में मत उलझिए, जो सैनिक सीमा पर लड़ रहा है उसके लिए तो ये युद्ध ही है। और ये एक लाइन पूरी कहानी की बुनियाद है। आधिकारिक तौर पर ये युद्ध नहीं था। जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी थी CCS, उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। क्या थी वो? कि देखो, भारत पर हमला हुआ है, हम ज्यादा से ज्यादा संयम दिखाएंगे लेकिन अपनी जमीन खाली कराने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। और वो एक लक्ष्मण रेखा थी। हाँ, और वो लक्ष्मण रेखा थी, सेना LOC पार नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। सरकार कह रही है घुसपैठियों को निकालो लेकिन सीमा पार मत करना। एक सैन्य कमांडर के लिए तो ये एक विरोधाभासी निर्देश जैसा है। बिल्कुल। क्या पहली प्रतिक्रिया हताशा की नहीं रही होगी? सेना ने इस पहेली को सुलझाया कैसे? देखिए, उन्होंने इस पहेली को 3 हिस्सों में सुलझाया। ये संयम और तैयारी का एक कमाल का संतुलन था। पहला काम, पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पंजाब से लेकर राजस्थान तक सेना को हाई अलर्ट पर डाल दो। अच्छा। इसका मकसद था पाकिस्तान पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना, ताकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ कारगिल पर न रहे। बिल्कुल, उन्हें ये डर सताता रहे कि हमला कहीं और से भी हो सकता है। यानी एक जगह लड़ो लेकिन दुश्मन को हर जगह डरा कर रखो। बहुत खूब। और दूसरा सीधा और सरल था। कारगिल सेक्टर में अपनी पूरी ताकत झोंक दो। अतिरिक्त सैनिक, तोपें, संसाधन, जो कुछ भी चाहिए वहां भेजो ताकि दुश्मन पर हर हाल में भारी पड़ सको। ठीक है। लेकिन तीसरा हिस्सा सबसे दिलचस्प था। वो क्या था? तीसरा हिस्सा एक छिपी हुई चेतावनी थी। सेना को इस तरह तैयार रहने का आदेश था कि अगर कल को पॉलिटिकल फैसला बदलता है, अगर सरकार कहती है अब बहुत हुआ, हाँ, तो सिर्फ 6 दिन के नोटिस पर भारत किसी भी मोर्चे पे एक बड़ा हमला करने के लिए तैयार हो। ये पाकिस्तान को बिना कहे एक संदेश था कि हमारा संयम हमेशा के लिए नहीं है। तो दिल्ली में ये सब योजनाएं बन रही थी लेकिन जमीन पर क्या हो रहा था? इसके बाद सेना प्रमुख खुद हालात का जायजा लेने निकलते हैं और 30 मई 1999 को रक्षा मंत्री के साथ उनका श्रीनगर, द्रास और कारगिल का दौरा एक तरह का वेकअप कॉल था। इससे वेकअप कॉल से ज्यादा शॉक कहना बेहतर होगा। उन्होंने वहां के माहौल को सुस्त पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रूटीन का काम चल रहा हो, जंग की कोई अर्जेंसी ही नहीं थी। सुस्त। हाँ, और स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है। सैनिकों की सुरक्षा के लिए जो बंकर बनाए गए थे वो बैरकों के ठीक बगल में थे। अरे, ये एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि बैरकें तो दुश्मन की तोपों के लिए खुला निशाना होती हैं और उनके साथ साथ बंकर भी तबाह हो जाते। मुझे ये बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। जब सीमा पर जंग छिड़ी हो तो अपनी ही सेना में सुस्ती का माहौल कैसे हो सकता है? ये खुफिया तंत्र की नाकामी से भी बड़ा झटका नहीं था? बिल्कुल था। और एक ब्रिगेड कमांडर का किस्सा तो और भी अजीब है। जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो कह रहे थे कि उन्हें सुनाई ठीक से नहीं दे रहा। यही वो पल था जब सेना के शीर्ष नेतृत्व को एहसास हुआ कि सिर्फ कागज पर योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होगा। जमीन पर सैनिकों में जोश भरना, ढिलाई खत्म करना और जवाबदेही तय करना। डिवीजन कमांडर को कोर कमांडर के सामने ही फटकार लगाई गई। इसी दौरे के बाद ये तय हुआ कि लड़ाई का नेतृत्व 8 माउंटेन डिवीजन को सौंपा जाए। एक ऐसी टुकड़ी जो पहाड़ों में लड़ने के लिए ही प्रशिक्षित थी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक संदेश था कि अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो एक तरफ सेना खुद को अंदर से ठीक कर रही थी और दूसरी तरफ बाहर से दबाव बढ़ता जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी और पाकिस्तान का कूटनीतिक खेल भी।
और सेना के लिए यही सबसे बड़ी चिंता थी। उन्हें डर था कि जमीन पर कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने से पहले ही कहीं बातचीत के जरिए कोई ऐसा राजनीतिक समाधान न थोप दिया जाए जो भारत के लिए नुकसानदेह हो, जैसे 1962 में हुआ था। हाँ, स्रोतों में उसी लड़ाई का जिक्र है जब सैन्य हार के साथ साथ कूटनीतिक शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी थी। सेना उस इतिहास को दोहराने से डर रही थी। और इसी डर के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज 12 जून को दिल्ली पहुंचते हैं। वो एक 3 सूत्रीय फॉर्मूले लेकर आए थे। हाँ, वो फॉर्मूला सुनने में बहुत अच्छा लगता था। पहला, तुरंत युद्ध विराम हो। ठीक है। दूसरा, LOC की स्थिति की समीक्षा के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाया जाए। और तीसरा, कश्मीर पर बातचीत शुरू हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक जाल था। बिल्कुल, एक जाल था। युद्ध विराम का मतलब था कि घुसपैठिए जहां हैं वहीं रह जाएंगे, और LOC की समीक्षा का मतलब था कि पाकिस्तान घुसपैठ को एक विवादित मुद्दा बनाने में कामयाब हो जाता। यानी वो अपनी गलती को एक विवाद का नाम देना चाहते थे, और भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह का बयान बहुत सख्त था, बहुत ज्यादा सख्त। उन्होंने दुनिया को साफ संदेश दिया कि जब तक एक एक पाकिस्तानी घुसपैठिया भारतीय जमीन से वापस नहीं चला जाता, तब तक बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेना के लिए एक बहुत बड़ा संबल था। जब आपका राजनीतिक नेतृत्व इतना दृढ़ हो तो सेना को ये भरोसा हो जाता है कि उन्हें अपना काम पूरा करने का मौका मिलेगा और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। और यहीं से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। राजनीतिक निर्देश था कि LOC पार नहीं करनी है, लेकिन अब सेना के अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आवाज उठने लगी थी कि इस निर्देश को बदला जाए। ये दबाव बहुत ज्यादा था। सेना प्रमुख ने खुद प्रधानमंत्री वाजपेयी के सामने ये मुद्दा उठाया। अच्छा। उन्होंने साफ कहा कि अगर हम अपनी तरफ से घुसपैठियों को नहीं निकाल पाए तो LOC पार करना ही हमारे पास आखिरी रास्ता बचेगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, खामोश रहे। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। पर्दे के पीछे क्या मतलब? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें एक ऐसी लाइन कही जो कूटनीति की दुनिया में एक बम की तरह थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, LOC पार न करने की नीति आज के लिए है, कल क्या होगा हम नहीं जानते। वाह, ये तो सीधी धमकी नहीं है, पर धमकी से कम भी नहीं है। ये बस एक लाइन नहीं थी, ये कूटनीति का एक मास्टर क्लास था। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी, रणनीतिक अस्पष्टता। हाँ, आप दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आपकी असली लक्ष्मण रेखा कहाँ है। पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो नहीं रुका तो भारत के हाथ अब बंधे नहीं रहेंगे। सिर्फ शब्दों से जंग का रुख मोड़ने की कोशिश थी ये। बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के दिग्गज और कई पूर्व सेना प्रमुख भी मीडिया में खुले तौर पर कह रहे थे कि LOC पार किए बिना इन घुसपैठियों को निकालना लगभग नामुमकिन है। तो ये दबाव बनाया जा रहा था। जी, जून के मध्य तक भारत ने अमेरिका तक को यह संदेश पहुंचा दिया था कि हमारा संयम अब जवाब दे रहा है। ये वो पल था जब कारगिल संघर्ष एक पूर्ण युद्ध में बदलने के सबसे करीब था। तो माहौल पूरी तरह से एक बड़े युद्ध की तरफ जा रहा था। दबाव इतना था कि लग रहा था अब LOC पार करने का फैसला बस कुछ ही घंटों की बात है। लेकिन जंग का इतिहास गवाह है कि कभी-कभी एक छोटी सी लड़ाई पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। यहाँ वो कहानी तोलोलिंग की चोटी पर लिखी जानी थी। तोलोलिंग कोई आम चोटी नहीं थी, ये द्रास से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थी। और सबसे अहम बात, ये श्रीनगर कारगिल ले हाईवे के ठीक ऊपर बैठी थी। यानी हमारी सप्लाई लाइन पर सीधा खतरा। सीधा खतरा। जब तक दुश्मन तोलोलिंग पर था तब तक हमारी सेना के लिए रसद और सैनिकों की आवाजाही पर, मतलब एक तरह से वो पूरी सड़क उनके निशाने पर थी। मई में इसे जीतने की एक कोशिश जल्दबाजी में की गई थी जो नाकाम रही थी, और उसमें हमें भारी नुकसान हुआ था। जी, लेकिन 13 जून को जो हमला शुरू हुआ वो अलग था। स्रोत में साफ लिखा है कि ये हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया था, ये कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था। नहीं। 5 दिनों तक आमने सामने की, हाथ से हाथ की भीषण लड़ाई चली। ये बहुत मुश्किल था क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पे बैठकर गोलियां बरसा रहा था। लेकिन 17 जून को भारतीय सैनिकों ने तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दिया और इसके ठीक 3 दिन बाद 20 जून को पास की एक और अहम चोटी पॉइंट 5140 पर भी कब्जा कर लिया गया। तो जो सुस्ती सेना प्रमुख ने मई के अंत में देखी थी, क्या तोलोलिंग की जीत उस सुस्ती को तोड़ने वाला टॉनिक थी? क्या इसी एक जीत ने पूरी सेना का DNA बदल दिया? ये सिर्फ एक टॉनिक नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल जीत थी।
ये पहली बड़ी ठोस और निर्णायक कामयाबी थी। अच्छा। इसने सेना और राजनीतिक नेतृत्व दोनों का मनोबल आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन सबसे अहम बात ये हुई कि इस जीत ने ये साबित कर दिया कि दी गई शर्तों के अंदर यानी एलओसी पार किए बिना भी ये जंग जीती जा सकती है। इसी जीत से मिले आत्मविश्वास के बाद सेना प्रमुख ने 23 जून को पहली बार मीडिया का सामना किया। और उस मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि सबूतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। बिल्कुल, दुश्मन से बरामद दस्तावेज, उनके पहचान पत्र और यहाँ तक कि पाकिस्तान का एक असली सैन्य नक्शा जिस पर एलओसी साफ साफ बनी हुई थी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा था कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन है और पाकिस्तानी सेना का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये उनका नैरेटिव था। लेकिन जब दुनिया ने पाकिस्तानी सेना के पहचान पत्र, उनके वेतन की रसीदें और उनके नक्शे देखे तो पाकिस्तान का झूठ तार-तार हो गया। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी कहानी को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन क्या इसमें एक जोखिम भी था? अगर पाकिस्तान इसे महज भारतीय प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर देता और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उस पर यकीन कर लेता तो? जोखिम तो था, लेकिन ये एक सोचा समझा जोखिम था। सबूत इतने पुख्ता थे कि उन्हें झुटलाना मुश्किल था और इसका असर तुरंत दिखा। हाँ। तोलोलिंग के बाद तो जैसे जीतों की झड़ी लग गई। टाइगर हिल, जुबार कॉम्प्लेक्स, पॉइंट 4875, एक के बाद एक चोटियां भारतीय सेना के कब्जे में आने लगी। इस कामयाबी का कूटनीतिक असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि जून के अंत में पाकिस्तान ने बातचीत की एक और कोशिश की। इस बार उन्होंने कहा कि वो मुजाहिदीन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे हटने के लिए कहेंगे। अच्छा, अब वो मान रहे थे कि उनका प्रभाव है। हाँ, लेकिन तब तक भारत सैन्य रूप से इतने मजबूत हो चुका था कि उसने किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। भारत की अब सिर्फ एक ही मांग थी, घुसपैठियों की पूरी और बिना शर्त वापसी। खेल अब पूरी तरह से पलट चुका था। बिल्कुल। तो जब हम इन सब घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो कारगिल की कहानी क्या है? ये सिर्फ एक सैन्य जीत की कहानी नहीं है। नहीं, ये गंभीर बाधाओं के बीच रास्ता निकालने की कहानी है। एलओसी पार न करने की राजनीतिक सीमा, दुनिया का दबाव कि कहीं युद्ध विराम ना हो जाए, और जमीन पर शुरुआती झटके और सुस्ती। सही कहा। तोलोलिंग की जीत सिर्फ एक पहाड़ी पर कब्जा करना नहीं था, ये एक रणनीतिक मोड़ था जिसने संयम की भारतीय नीति को सही ठहराया। इसने ये साबित कर दिया कि युद्ध भारत की शर्तों पर, भारत की जमीन पर और भारत के तय किए हुए दायरे में भी जीता जा सकता है। शायद इसी एक जीत ने उस बड़े और ज्यादा खतरनाक संघर्ष को टाल दिया जो एलओसी पार करने पर छिड़ सकता था। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। स्रोत में एक जगह जिक्र है कि वायुसेना को एक बहुत जरूरी दुश्मन ठिकाने पर हमला करने के लिए एलओसी को कुछ मीटर भी पार करने की इजाजत नहीं दी गई थी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। फिर भी उन्होंने किसी तरह जुगाड़ लगाकर उस लक्ष्य को नष्ट कर दिया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में कितनी बार आक्रामकता के बजाय रणनीतिक संयम ने, उन बंदी हुई सीमाओं ने एक ऐसे स्तर के नवाचार और दृढ़ संकल्प को जन्म दिया है जो शायद खुली छूट मिलने पर कभी सामने ही नहीं आता।